हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भोजन का पाचन, अवशोषण और चयापचय। चलिए देखते हैं। मुख, गुहा, ग्रास नाल में अवशोषण तो भोज पदार्थों का उचित अवशोषण नहीं होता है। आमाशय में अवशोषण तो जल, अल्कोहल, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज की कुछ मात्रा आमाशय भित्ति द्वारा अवशोषित की जाती है। आंत में अवशोषण अधिकांश पचित पदार्थ छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। आंत की आंतरिक सतह पर विलाई और म्यूकोलस एपिथेलियन कोशिकाओं की मुक्त सतह आंत की अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। आंतरिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के आर पार पोषकों के अवशोषण में विभिन्न प्रक्रमण शामिल हैं, जो दो श्रेणी में बांटे गए हैं। पहला निष्क्रिय, दूसरा सक्रिय। निष्क्रिय अवशोषण तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पाचन की अंतिम उत्पाद आंतरिक एपिथीलियम द्वारा सरल विश्रण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। सरल विश्रण केवल तब उत्पन्न होता है जब पोषक अणु छोटे और जल में घुलनशील हो। पोषकों की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में अन्यत्र गुहा में उच्च हो, ताकि पदार्थ उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करे। फैक्टोज और मैनोज जैसे पदार्थ चयनित विश्रण द्वारा अवशोषित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का वाहक अणु स्थानांतरण अणु के साथ जुड़ता है और उसका स्थानांतरण सरल विश्रण की तुलना में तेज हो जाता है। सक्रिय अवशोषण जब पदार्थ सक्रिय परिवहन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो कोशिका द्वारा ऊर्जा खर्च होती है और सक्रिय अवशोषण विश्रण से तेज हो जाता है। यदि कोशिकाएं साइनाइड्रेट से विषत हो जाती है तो ठंड द्वारा डिस्प्रेस हो जाती है, तो सक्रिय अवशोषण रुक जाता है। वसा का अवशोषण वसा पाचन का अंतिम उत्पाद है। मोनोड्राइड, ट्राइग्लिसराइड और वसीयम है। जल में अघुलनशील और सीधे अवशोषित नहीं किए जाते। पित्त लवणों की सहायता से आंत की गुहा में पहले छोटे फिर गोलाकार जल में अघुलनशील अणु, जिन्हें मिजल्स कहते हैं, में संविष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मिजल्स अनेक अणुओं का समूह है, जिसमें वसीयम, गिसलाइड, स्टोर और वसी घुलनशील विटामिन होते हैं। अवशोषित वसीयम गिसलाइड लसिका कोशिकाओं में छोटी वसा बूंदों के रूप में प्रवेश करते हैं और इन वसा बूंदों को काइलोमाइक्रोम कहते हैं। यह वसा पूरी तरह अवशोषित हो जाती है। अपवाद है, जब पित्त नलिका अवरुद्ध हो जाती है तो पित्त ग्रहणी में पहुंचने में असफल हो जाती है। मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नली और से समृद्ध ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंग इस प्रकार हैं: मुख, ग्रास नली, भोजन नली, छोटी पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। और इस लेख में मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले मानव पाचन तंत्र में शामिल विभिन्न चरणों और ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य में पोषण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नली उससे समृद्ध ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंग इस क्रम में हैं: मुंह, ग्रास नली, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय। मनुष्य की आहार नली मुंह से गूदा तक और करीब 9 मीटर लंबी होती है। विभिन्न ग्रंथियां आहार नली में खुलती हैं और आहार नली में पाचक रसों का स्राव करती हैं। अंतः ग्रहण या भोजन को खाना। मनुष्यों में भोजन मुंह के माध्यम से खाया जाता है। इसे हाथों के मदद से मुंह में डालते हैं। पाचन भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। पाचन प्रक्रिया इस प्रकार की होती है: मुंह गुहा या मुंह गुहिका में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे चबाता और पीसता है, इसलिए दांत भौतिक पाचन में मदद करते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं, लार एक प्रकार का जलीय तलर है, इसलिए भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देता है और उसे आसानी से निगलने में मदद करता है। कई बार हम यह देखते हैं कि जब कभी हमारी नज़र स्वादिष्ट खाने पड़ती है तो हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसी लार ग्रंथियों द्वारा पैदा होने वाले लार के कारण होता है। एंजाइमों का स्राव कर लार ग्रंथियां रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सैलिवेरी एमाइलेज यानी लाल एमाइलेज कहते हैं। यह चीनी के लिए भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है, इसलिए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। लेकिन भोजन बहुत कम समय के लिए मुंह में रहता है, इसलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है।
अब आहार नली यानी ग्रास नली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है और ये इस प्रकार होता है। आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो बारी बारी में सिकुड़ और फैल सकती हैं। आज थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है और दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती हैं। इसे क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली गति कहते हैं और यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को पेट के भीतर भेजता है। पाचन तंत्र, तो पेट अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार वाला अंग होता है जो पेट की बाईं तरफ होता है। भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक ठोस पेस्ट बनाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस का स्राव करती हैं। उसमें 3 पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य, तो ये पेप्सिन एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है। यह भोजन के साथ पेट में पहुंच सकने वाली किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है। म्यूकस पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो इस एसिड से पेट में अल्सर बन जाता है। आंशिक रूप से पचा भोजन पेट से छोटी आंत में आता है। पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोचन पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में भेजती है। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक वयस्क पुरुष में यह करीब 6.5 मीटर लंबी होती है। बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत भी कहा जाता है। छोटी आंत हमारे पेट के एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित होती है। मनुष्य में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होती है। यह इस प्रकार है। छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है। जिगर अग्नाशय, जिगर पित्त स्राव करता है। पित्त हार्पण के लिए पीला तरल होता है जो जिगर में बनता है, आमतौर पर पित्ताशय में रहता है। पित्त क्षारीय होता है, इसमें लवण होते हैं जो भोजन मौजूद वसा लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करते हैं। पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देते हैं ताकि अग्नाशय उस पर काम कर सके। साथ ही भोजन मौजूद वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे एंजाइम्स को उन पर काम करने और पचाने में आसानी हो। अग्नाशय बड़ी पित्त के नीचे होता है। अग्नाशय रस स्रावित करता है, याद रखिएगा, जिसमें अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज रासायनिक रूप से टूटकर वसा को तोड़ता है। फिर छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड के स्राव में पूर्ण पाचन करते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड के स्राव छोटी पानी में घुलनशील कण हैं। इस प्रकार पाचन प्रक्रिया बड़े और छोटे अघुलनशील भोज कणों को छोटे पानी में घुलनशील कणों में बदल देती है। भोजन का रासायनिक पाचन जैविक उत्प्रेरक जिसे एंजाइम्स कहा जाता है से होता है। अवशोषण, पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह में लाखों उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होती हैं जिन्हें वीली कहा जाता है। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतह छेद प्रदान करती हैं और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में हो जाता है। समावेश, रक्त पचाए हुए घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है जहाँ यह कोशिका के रूप में समावेशित होती है। शरीर की कोशिका समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करते हैं। अपचा भोजन यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं और जरूरत पड़ने पर शरीर इसका उपयोग कर सकता है। मलत्याग, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हम शरीर पचा नहीं सकता या अनपचा भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता, इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं, उसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग जिसे रेक्टम कहते हैं इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है। अंत में गुदा द्वारा
यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इस प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। दंत क्षय क्या होता है कि दांत में जो गड्ढे हो जाते हैं वो किसके कारण हो जाते हैं? अम्ल बनने वाले बैक्टीरिया और दांतों की गलत देखभाल करने के कारण हो जाते हैं, जिससे पीलापन हो जाता है और बैक्टीरिया हो जाती है, बदबू आती है। फिर पाचन का अवशोषण देख लेते हैं। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसकी आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे रसाकुंड कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिका और लसिका वाहकों का जाल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पचे हुए अवयव, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जैसे रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। वसाओं के पाचन से प्राप्त किस्लौं और वसी अम्ल प्रमुखतः लसिका वाहिकाओं में अवशोषित होकर पुनः रुधिर में मिल जाते हैं। चयापचय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा मानव शरीर द्वारा रोजाना के कार्यों को में खर्च की जाती है। आपके शरीर का बेहतर मेटाबॉलिक रेट शरीर की बुनियादी कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक दर है जो कि शरीर की चयापचय क्रिया का निर्धारण करती है। यह बताती है कि मनुष्य के शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है। मानव शरीर को दिन के कार्यों में भोजन पचाने, रक्त परिसंचरण, श्वास और हार्मोनल संतुलन आदि कार्यों के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि इसे भोजन से मिलती है। मनुष्य को अपनी शरीर की बनावट के हिसाब से ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा चयापचय क्रिया से प्राप्त होती है। जितनी तेज आपकी चयापचय दर होगी उतने ही अधिक आप ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। अगर आपकी चयापचय दर धीमी है, आप थकान, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों में कमजोरी, ड्राई स्किन, वजन बढ़ाना, जोड़ों में सूजन, भारी मानसिक दम, अवसाद, दिल की धीमी गति की दर जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का उपाय करें प्रोटीन से। प्रोटीन खाने से आप अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ ही घंटों में परिवर्तन देख सकते हैं। इसे भोजन का तापीय प्रभाव कहा जाता है। इस क्रिया के लिए आपके शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और ये कैलोरी भोजन में पोषक तत्व के अवशोषण से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना में प्रोटीन खाने से भोजन के तापीय प्रभाव की दर बढ़ जाती है। इसके साथ ही अधिक प्रोटीन से आप अधिक भोजन करने से बच जाते हैं और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती। इसके अलावा अधिक डाइटिंग की वजह से आपकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि इससे पेट कम होता है। फैट कम होने से मेटाबॉलिज्म की दर धीमी हो जाती है, लेकिन जब आप अधिक प्रोटीन खाते हैं तो इसकी दर समान बनी रहती है। एक अध्ययन के अनुसार लोग 441 कैलोरी खा सकते हैं यदि आप अपने आहार में 30% प्रोटीन लेते हैं। तेज़ मेटाबॉलिज्म के लिए ठंडा पानी पिए। पानी पीना वजन कम करने से बेहतर प्रभाव है। शुगर युक्त पेय वजन बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें कैलोरी होती है, इसलिए पानी पीने से आपके शरीर में कैलोरी की खपत अपने आप कम हो जाती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी अस्थायी रूप से बढ़ता है। अध्ययनों के अनुसार आधा लीटर पानी पीने से 1 घंटे के अंदर 10 से 30% मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अगर आप समान पानी की जगह ठंडा पानी पीते हैं तो अधिक कैलोरी बर्न होता है, क्योंकि आपका शरीर ठंडे पानी और उसके शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए करें अधिक तीव्रता वाला व्यायाम। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या अधिक तीव्रता वाले वर्कआउट में आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, फिर कुछ देर अधिक तीव्रता के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं और वर्कआउट तेज़ी से फैट बर्न कम करने और मेटाबॉलिज्म के दर बढ़ाने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की दवा अधिक देर तक खड़े रहना। तो जरा बैठना उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तो इसे नया धूम्रपान भी कहा है, क्योंकि अधिक समय तक बैठे रहने से आप बहुत कम कैलोरी बर्न करते हैं और कम कैलोरी बर्न होने से वजन बढ़ता है। बैठने की तुलना में आप खड़े रहने से करें तो आप हैरान रह जाएंगे। दोपहर के बाद से खड़े होकर काम करने से आप 174 कैलोरी अतिरिक्त कैलोरी बर्न कर सकते हो। यदि आप बैठ कर काम करने वाली नौकरी करते हो तो थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहलने की कोशिश करें। साथ ही अपने बैठने और उठने के समय अंतराल को भी कम करें। इसके अलावा आप खड़े होकर काम करने वाली कुर्सी का भी इस्तेमाल करें। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी या उलोंग टी पीने से 4 से लेकर 5% मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ जा सकती है। ये चाय शरीर में संग्रहित वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देती है, जिससे तेज़ी से फैट बर्न होता है। जो लोग कम मात्रा में कैलोरी लेते हैं, ग्रीन टी या उलोंग टी
आदि चाय पीते हैं उन लोगों के लिए वजन कम करना और वजन को संतुलित बनाना आसान होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए फ़ायदेमंद है नारियल का तेल। तो अनसंतृप्त वसा की तुलना में नारियल का तेल मीडियम चेन फैट होते हैं। लॉन्ग चेन फैट की तुलना में मीडियम चेन फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में अधिक मदद करते हैं। लॉन्ग चेन फैट बटर जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार मीडियम चेन फैट मेटाबॉलिज्म को 12% तक बढ़ाता है, जबकि लॉन्ग चेन फैट मात्र 4% इसे बढ़ाने में मदद करता है। नारियल में फैटी एसिड होता है। अन्य तेल की तुलना में इसे खाना बनाना फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ ये वजन कम करने में भी मददगार होता है। चयापचय बढ़ाने के लिए नींबू। तो नींबू आपके चयापचय को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जिगर के विषहरण और पाचन तंत्र की सफाई में नींबू मदद करता है। नींबू में मौजूद एंजाइम्स विटामिन सी शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। यह आपके चयापचय कार्यों में सुधार लाने में मदद करता है। एक गिलास पानी में आधे नींबू का रस निचोड़ लें और अपने चयापचय को बढ़ावा देने के लिए इसको हर सुबह खाली पेट पिए। आप अपने भोजन में स्वाद लाने के लिए भी नियमित आहार में नींबू शामिल करें। तेज़ मेटाबॉलिज्म के लिए सेब आवश्यक है। दिन में एक बार सेब खाएं। आपकी चयापचय दर को बढ़ाने और आपका वजन कम करने में मदद करेगा। सेब कैलोरी में कम और घुलनशील फाइबर से भरपूर है। जो लोग चयापचय में तेज़ी लाना चाहते हैं, सेब उनके लिए बहुत अच्छा आहार है। इसलिए फाइबर सामग्री पाचन और मल त्याग में भी सहायक होता है। सेब का ग्लाइकेमिक सूचकांक कम होता है, जो एक आहार को पूर्ण और पौष्टिक बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेब में फाइबर उच्च मात्रा में होता है, जो आपके पेट को भरा रखता है। इसके अतिरिक्त सेब में विटामिन के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एक साथ होते हैं, जो वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में बदल जाते हैं, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखने की ज़रूरत होती है। ग्रीन सेब भी आपके चयापचय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। फिर चयापचय दर के लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भोजन खाने के बाद कॉफ़ी पीने से आपके चयापचय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से आपके फैट ऑक्सीडेशन पर। इसके अलावा इस पत्रिका में 2004 में जारी एक अध्ययन के अनुसार कैफीन की 4.5 मिलीग्राम खुराक लेने के बाद चयापचय की दर 13% से ऊपर चली जाती है। खाद्य विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित अध्ययन बताते हैं कि कैफीन नर्वस सिस्टम को सिप्लिलेट करके चर्बी को कम करने में काम करता है। वर्ष 2011 में प्रकाशित एक समीक्षा में शोधकर्ता ने ऐसे 6 अध्ययनों की जांच की और पाया कि कैफीन पूरकता से 24 घंटे की अवधि में शरीर की ऊर्जा का खर्चा बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा कैफीन लेना घातक हो सकता है। एक दिन में सिर्फ 2 से 3 कप कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के उपाय करें दालचीनी से। दालचीनी आपके चयापचय में तेज लाने और वजन कम करने का एक स्वादिष्ट तरीका है। कैलोरी में कम होने के अलावा दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों में समृद्ध होता है। चयापचय बढ़ाने के लिए बादाम खाना आपके शरीर की ऊर्जा व्यय में वृद्धि कर सकता है। बादाम से स्वस्थ वसा, फाइबर, अपूर्ण प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। जब अपूर्ण प्रोटीन को पूर्ण वसा जैसे दही के साथ लिया जाता है तो शरीर के सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मिल जाते हैं, क्योंकि बादाम में आवश्यक फैटी एसिड होते हैं और यह चयापचय को बढ़ाते हैं। पोषण संबंधी ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित वर्ष 2007 के अध्ययन में पाया गया कि बादाम का दैनिक रूप से सीमित सेवन वजन बढ़ाने का कारण नहीं है। बादाम प्रोटीन के रूप में संपन्न होते हैं और अपनी खपत के बाद अधिक कैलोरी जलाने में सहायता करते हैं। हालांकि बादाम अतिरिक्त मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दैनिक रूप से भीगे या सूखी भुनी हुई बादाम की एक मुट्ठी पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, ये था भोजन का अवशोषण, पाचन और चयापचय। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।